नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस पहुंचे पीएम मोदी ने पुतिन से मिलने के बाद क्या कुछ कहा, और बताएंगे कि बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने किस बात से इनकार कर दिया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस पहुंचे पीएम मोदी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर की बात। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा आदेश का उल्लंघन करने वाले रहे अलर्ट। पीडब्ल्यूडी ने जारी किया था ध्वस्तीकरण का नोटिस। उदयनिधि का सनातन विरोधी बयान पर माफी मांगने से इनकार, कहा तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए मेरे बयान, देश भर में दर्ज किए गए कई मुकदमे। ठंड की शुरुआत होते ही दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, आज से ग्रुप 2 लागू। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का अनशन 16 दिन बाद खत्म, ममता के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंच चुके हैं। यहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर गहरी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं, हमारी गहरी मित्रता है, हमारे संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर बधाई भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर हमारा संपर्क बना हुआ है, हर समस्या का हल शांति से ही मिल सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम ने कहा कि भारत अपने रुख पर कायम है और शांति को लेकर हर संभव सहयोग करेगा। भारत मानवता को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है। हम शांति और स्थिरता की बहाली का समर्थन करते हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का लड्डू और केक के साथ स्वागत भी किया गया। साथ ही वे यहां प्रवासी भारतीयों से भी मिले। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच हिंसा के आरोपी योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने याचिका दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट CU सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 13 अक्टूबर को एक यात्रा निकाली गई, जिसके बाद ये घटना हुई। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ 3 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इनके घरों को 3 दिनों के अंदर गिराने का नोटिस मिला है। सीनियर एडवोकेट CU सिंह ने इसे शीर्ष अदालत के आदेशों को साफ उल्लंघन बताया है। वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने पूछा, क्या ये मामला हाईकोर्ट में है और आप इस अदालत के आदेशों से अवगत हैं? जस्टिस गवई ने कहा कि अगर वे इन आदेशों की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहते हैं तो ये उनका फैसला है, लेकिन आदेश का उल्लंघन करने वाले अलर्ट रहें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई बुधवार को होगी, तब तक कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को बीमारी बताने वाली टिप्पणी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैंने सनातन को लेकर वही बातें कही जो पेरियार, अन्नादुराई और करुणानिधि ने भी कही है। उदयनिधि ने कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तमिलनाडु समेत देश भर में मेरे खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। उदयनिधि ने आगे कहा कि मुझसे माफी मांगने के लिए भी कहा गया, लेकिन मैं कलेगनार का पोता हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणियों का मकसद केवल महिलाओं के लिए कथित दमनकारी प्रथाओं को उजागर करना था। इसके साथ ही आरोप लगाया कि राज्य में हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमिल गान में हाल ही में किए गए बदलाव इन कोशिशों के सबूत हैं। दूरदर्शन के तमिल कार्यक्रम के दौरान राज्य गान से कुछ शब्दों को जानबूझकर हटाया गया। उदयनिधि ने कहा कि तमिलनाडु में कोई डायरेक्टली हिंदी नहीं थोप सकता, इसलिए वे तमिल गान से कुछ शब्द हटा रहे हैं। वे नई शिक्षा नीति के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे फेल हो जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पिछले कुछ दिनों से देश भर में यात्री विमानों में बम होने की धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर से सोमवार देर रात 30 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इनमें इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया की घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स शामिल हैं। पिछले 8 दिनों में अब तक 120 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। इस मामले पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि ऐसी धमकी देने वालों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं। सरकार विमानन सुरक्षा नियमों में संशोधन की तैयारी भी कर रही है। दूसरी तरफ सीआरपीएफ के दिल्ली के 2 स्कूलों और हैदराबाद के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी तीनों स्कूलों के मैनेजमेंट को ईमेल के जरिए भेजी गई है। इसके अलावा तमिलनाडु के 2 प्राइवेट स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी की सूचना मिलते ही बॉम्ब स्क्वाड की टीमें स्कूलों में पहुंच गईं और स्कूलों को खाली कराया। हालांकि जांच में अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।
रुक करेंगे अगली खबर का। कोलकाता में 5 अक्टूबर से जारी जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल 17वें दिन आखिरकार खत्म हो गई। सोमवार शाम डॉक्टर्स के एक पैनल ने सीएम ममता के साथ नबन्ना में मौजूद सचिवालय में बैठक की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने अपना अनशन खत्म कर दिया। वहीं जूनियर डॉक्टर्स ने 26 अक्टूबर को आरजी मेडिकल कॉलेज में एक सामूहिक सम्मेलन आयोजित करने का ऐलान किया है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स अनशन पर बैठे थे। वे रेप मर्डर के केस में न्याय की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही वे बंगाल के स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा समेत हेल्थ केयर स्ट्रक्चर में जरूरी बदलाव की मांग कर रहे हैं। हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स देवाशीष हल्दर ने बताया कि आरजी पीड़ित हमारी मृतक बहन के माता पिता समेत कई लोगों के कहने पर हमने भूख हड़ताल खत्म की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में ठंड की शुरुआत होते ही प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी में एक्यूआई लेवल 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इमरजेंसी बैठक करते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रुप 2 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में आपात सेवाओं को छोड़कर आज आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। वहीं इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट दी गई है। ग्रुप 2 के तहत CAQM ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो। इसके अलावा एनसीआर में CNG और इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। CAQM ने लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील भी की है। इसके साथ ही जनवरी तक धूल पैदा करने वाले निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खुले में लकड़ी या कूड़ा न जलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।